बिल्कुल। डायबॉल लाइफ सुनते ही हमारे जहन पे क्या आता है? शुगर के मरीजों को देना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। शुरू में हमने क्या सीखा था? प्रोडक्ट जो है वेलनेस कैटेगरी का है। अब हमने सब ने मिलके ना इसको इलनेस का प्रोडक्ट बना दिया, तो मार्केट को थोड़ा बड़ा करेंगे हम। अब यहाँ पे डायबॉल लाइफ एक्चुअल में किस लिए बनाया गया था? डायबॉल लाइफ बनाया गया था शुगर से बचने के लिए, लेकिन हम सब ने मिला के इसको शुगर का, हाँ है ना, तो मार्केट को हमने छोटा कर दिया। कंपनी ने तो बड़ी मार्केट ही दिया था, तो आज हम मार्केट को बड़ा करते हैं। डायबॉल लाइफ जो है ये एक्चुअली शुगर से बचाव के लिए प्रोडक्ट है। इसका एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज आपको मिलता है कि शुगर के मरीजों को भी आप इसको दे सकते हैं। वो मुख्य तौर पे टारगेट नहीं है आपका, टारगेट आपका वही लोग हैं जिनको अब तक डायबिटीज नहीं हुआ है। तो पहला नाम किसका आएगा? हाँ बिल्कुल, पहला नाम आपका खुद का ही आना चाहिए इसमें, है ना। तो हम सब के लिए प्रोडक्ट है। आइए सीखते हैं। डायबॉल लाइफ जो है, जैसे कि हमने बोला शुगर से रिलेटेड है या डायबिटीज़ है। अब ये डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम है क्या? आइए एकदम सिंपल से डिस्कस करते हैं। सिंपल बात क्या है, देखिए हम सभी खाना खाते हैं, खाने में से शुगर का मिलना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। किसी खाने में ज़्यादा, किसी में कम मिलता है। आपने खाना खाया, खाने में से शुगर मिला, और वही शुगर जो है खून के माध्यम से होके आपके सेल तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद क्या होता है, आपके शरीर में और एक हिस्सा होता है, आपने नाम सुना होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या काम है? वो इंसुलिन नाम की एक चीज़ को बनाने का काम करती है, सभी को पता है। अब इंसुलिन को कैसे याद रखेंगे? इंसुलिन को समझ लीजिए कि एक चाबी जैसी चीज़ है। चाबी क्यों बोल रहे हैं? इंसुलिन का मेन काम क्या है? आपकी कोशिकाओं के दरवाज़ा खोलने का काम वो करती है, डोर ओपन करती है, वेलकम आ जाओ शुगर, है ना। अब देखिए इंसुलिन ने जाके क्या किया, कोशिकाओं का दरवाज़ा खोला, और वो जो शुगर खाने में से आया था वो आपके कोशिकाओं के अंदर गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, शुगर जब आपके कोशिकाओं के अंदर जाती है उसके बाद ही वो एनर्जी में तब्दील होती है, उससे पहले तक वो शुगर ही रहती है। तो किसी कारणवश अगर आपके सेल का या कोशिकाओं का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो वो कहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा? आपके खून में ही जमना शुरू हो जाएगा। उसी हालात या कंडीशन को बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम हो गई। मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ अगर मैं बात करूँ, मुख्य रूप से 3 अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। पहला है टाइप 1 जुवेनियल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो छोटे बच्चों के केसेस आपको मिलते होंगे, और टाइप 1 के ज़्यादातर पेशेंट हैं। टाइप 2 आपके आसपास जितने भी बड़े लोगों के केसेस मिलते हैं वो टाइप 2 के पेशेंट होते हैं। और तीसरा है जेडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, जेडीएम को समझ जाइए कि प्रेग्नेंट लेडी को कई बार डायबिटीज़ होती है, उस वक्त उसको जेडीएम बोला जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 टाइप के डायबिटीज़ हमने देखे। आगे देखिए बात करेंगे, अब थोड़ा सा डायबिटीज़ है तो सिम्टम भी तो होंगे डेफिनेटली। तो लक्षण आमतौर पे क्या क्या देखते हैं? पहला है आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी हमेशा, क्योंकि एनर्जी में तब्दील नहीं हो पा रहा है। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन जाने की एक तलब लगेगी। देन आपका सडन वेट लॉस होगा, बहुत अचानक से आपका शरीर का वजन जो है वो तेज़ी से घटना शुरू होता है। चोट लगेगी, घाव लगेगा, जल्दी से भरेगा नहीं। आपने देखा ही होगा शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ऑपरेशन करने वालों का ऑपरेट नहीं किया जाता, उसको नॉर्मल लाने के बाद ही किया जाता है। देन सेक्शुअल प्रॉब्लम हो सकता है शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो देखने में दिक्कतें शुरू आएगी। एक चीज़ आपने देखा होगा, बहुत लंबे समय तक अगर किसी को शुगर है, एक टाइम के बाद कैटरेक्ट की समस्या होती है, तो आँखों को वो इफ़ेक्ट करता है। अगर किसी के हाथ और पैर की उंगलियों में कई बार सुंद पड़ जाएगी या फिर सुई जैसा चुभता है, वैसी फीलिंग आ सकती है, तो ये भी शुगर के कारण ही होता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी आपको। देन वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है महिलाओं के मामले में। तो यहाँ तक कि स्ट्रेस या एंजाइटी का लेवल भी बढ़ सकता है। तो आमतौर पे यही सारे लक्षण देखे जाते हैं जब आपके शरीर पे शुगर की मात्रा बढ़ जाए। तो आगे अगर हम बात करें, टेस्ट के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर को जांचने के लिए 3 अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पीपी और HbA1c। फास्टिंग और पीपी बहुत पॉपुलर है, सभी को पता होगा। HbA1c के बारे में बहुतों को पता नहीं होता, तो आइए जानते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या है? नाम से ही लग रहा है कि खाली पेट आपकी खून लेके जांच होगी। पीपी होता है पोस्ट प्रांडियल, मतलब खाना खाने के बाद खून लेके जांच होती है।
HbA1c क्या है? HbA1c है, अभी अभी हमने जब डायबिटीज़ के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, एक बात हमने की थी कि खाने से जो शुगर आता है वो आपके खून के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है। खून में आपकी एक चीज़ होता है, नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को साइंस में Hb लिखा जाता है। अब कई बार देखा गया जब शुगर ये जा रहा होता है, ये हीमोग्लोबिन में कई बार चिपक जाता है, और ये चिपकने की मात्रा अगर हद से ज़्यादा चिपक रही है तो कई बार उसके वजह से भी शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। उसी को जांचने का जो टेस्ट है वही है आपका HbA1c। अब तीनों टेस्ट में अंतर क्या है देखिए, फास्टिंग और पीपी का जो टेस्ट है, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके शुगर का करंट लेवल होता है, मतलब जिस वक्त आपने जांच की उस वक्त लेवल क्या था। HbA1c साथ में कराना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि HbA1c का जो लेवल होता है वो आपके शुगर का पिछले 3 से 4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। तो इसीलिए कभी भी जांच करें, तीनों टेस्ट का जांच होना ज़रूरी है। आप लोग आजकल देखते होंगे किसी भी मरीज़ को अगर एडमिट कर रहे हैं, शुरुआती तौर पे जो एकदम तुरंत जांच होता है उनमें से एक HbA1c ज़रूर होता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसी के हिसाब से फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाना शुरू आसान हो जाता है। तो ये हमने तीनों टेस्ट के बारे में देखा। अब हम ये जो नॉर्मल चार्ट है ये आप ही के लिए दिया गया, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, फास्टिंग में अगर आपका लेवल जो है वो 70 से 100 के बीच में है और पीपी में आपका लेवल जो है वो 140 के नीचे है, तो शुगर कंट्रोल जो है वो नॉर्मल है, एक्सीलेंट है। फास्टिंग में लेवल जो है वो 101 से 126 के बीच अगर चला गया और पीपी में लेवल आपका 140 से 200 के बीच अगर चला गया तो ये है प्री डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक। अब ये क्या चीज़ है? प्री डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक होता है, यहाँ आपको डायबिटीज़ हुआ तो नहीं है लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे चले गए, एकदम बॉर्डर लाइन पे, मतलब किसी भी वक्त आपने अगर ध्यान नहीं दिया आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट का जो लेवल है, फास्टिंग में लेवल अगर 126 से ज़्यादा हो गया और पीपी में आपका अगर 200 से ज़्यादा हो गया तो फिर मुबारक हो, डायबिटीज़ हो चुकी है। तो ये जो लेवल है एस्टैब्लिश डायबिटीज़ का है, ऑलरेडी प्रॉब्लम शरीर पे आ चुकी है। नेक्स्ट जो एक चार्ट में दिखाऊंगी ग्रीन पोर्शन में, इसको ज़रूर नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये HbA1c का एक नॉर्मल चार्ट है जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये चार्ट जो है WHO द्वारा जारी किया गया एक स्टैंडर्ड चार्ट है। अब ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इंडिया में सर्वे में देखा गया था बहुत सारे ऐसे लैब हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे लैब्स होते हैं, गली नुक्कड़ में खुले हुए होते हैं, वो सही ढंग से रजिस्टर्ड होकर अगर काम नहीं कर रहे तो वो क्या करते हैं, HbA1c का अपना खुद का चार्ट खुद ही बना लेते हैं। तो ऐसे लैब में अक्सर आप अगर टेस्ट करवाएंगे भी फिर भी आप मिसगाइड रहेंगे अपने बारे में, तो इसीलिए आपके पास स्टैंडर्ड चार्ट का होना ज़रूरी है। इस चार्ट के हिसाब से देखिए आपका A1C लेवल अगर 4.5 से 5.7 के बीच है तो शुगर कंट्रोल एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। 5.7 से 6.5 तक अगर चला गया तो प्री डायबिटिक, वही जो बॉर्डर लाइन हमने बोला था, 6.5 या उसके ऊपर चला गया तो आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है। और 8 से ऊपर का जो लेवल होता है उसको WHO ने बहुत ज़्यादा सीरियस बोला है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए कंपेयर करने के लिए हमने एक लैब रिपोर्ट लगाया है। इस लैब रिपोर्ट के हिसाब से 8 से 10 का जो लेवल है इसको फेयर कंट्रोल बोला जा रहा है, मतलब ठीक ठाक कंट्रोल। जो लेवल आपको WHO क्या बोल रहे हैं बहुत सीरियस है, वही ऐसे लैब क्या बोल रहे हैं ठीक ठाक कंट्रोल है। तो इन लैब से बचने के लिए ही हमें ये चार्ट फॉलो करना है, क्योंकि ये जो जानकारी है ये फेक जानकारी है, आप मिसगाइड रहेंगे, इसलिए फॉलो हमेशा इसी चार्ट को कीजिएगा। अब सारी जानकारी ले ली, अब हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। अब प्रोडक्ट पे जाने से पहले यहाँ पे मैं 1-2 टिप्स आपको दूंगी, क्योंकि यहाँ से आपका नोट शुरू होगा। सेलिंग के लिए नोट होना डेफिनेटली ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बहुतों को देख रही हूँ क्लिपिंग जो है भर भर के ले रहे हैं। आप लीजिए, मैं ही फेमस हो जाऊंगी, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आप पैसे दे के बैठे हैं, जानकारी लेके जाइए। आप अगर सोच रहे हैं ना, ये फ़ोन आने के बाद हैबिट बहुत ख़राब हो गई, हम हर चीज़ सोचते हैं कि हम पिक्चर लेंगे, ये उस फॉर्मुलेशन को यूज़ किया गया है। अब देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जैसे ही आपने लहसुन का नाम लिया बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत बोलेंगे कि सालों से हम लहसुन को खाते। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, जब आपको प्रोडक्ट लेना है तो आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। अब सवाल तो कर दिया
क्या है, इसका आंसर क्या है? आंसर को हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, कच्चे लहसुन में एलिसिन जो है वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल ना होने के कारण कुछ लिमिटेशन हो जाती है इसकी, जैसे कि हमारे शरीर के पेट में, हमारे हाजमे के लिए बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे हाजमे के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन ये एलिसिन जो है, आप अगर कच्चा लहसुन ले रहे हैं, ये स्टेबल नहीं होने के कारण ये एसिड क्या करती है, एलिसिन के गुण को नष्ट कर सकती है, खराब कर सकती है। तो पूरा बेनिफिट एलिसिन का आपके शरीर को कभी नहीं मिलता है। दूसरा रीजन है कि हमारे आंतों में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है, वो भी इसके गुण को खराब कर सकती है, एलिसिन के गुण को। फिर हर एक के शरीर में एक पीएच लेवल होता है, हर एक के शरीर का अलग अलग होता है। ये पीएच लेवल भी एलिसिन के गुण को खराब कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, वो आंसर जो आप यूज करेंगे। हाँ, पहला है सिनामन यानी कि दालचीनी, जो गरम मसाले के तौर पे हम यूज करते हैं। देन अल्फा लिपोइक एसिड है। इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। एरेका नट जो सुपारी हम बोलते हैं वो भी दिया गया है। देन नीम के पत्ते हैं, गुड़माड़ है और करेले का निचोड़ है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं उसको क्विकली देखेंगे। सबसे पहला है सिनामन यानी कि दालचीनी। दालचीनी में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए गए हैं जो आपके शुगर, अपनी की पैनक्रियास में जो शुगर को बैलेंस करने का एक क्षमता है, उस पैनक्रियास के काम करने के उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए ये नेचुरल तरीका है कि आपके शरीर में अगर जो दरवाज़ा खोलने का काम इंसुलिन का है, वही अगर भारी मात्रा में बनने लगे तो एक नेचुरल तरीका होता है कि आपकी शुगर जो है वो नेचुरल तरीके से मेंटेन रहेगा। इसके बाद हमारे पास है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड जो है एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट देखिए, अगले प्रोडक्ट पे हम थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करेंगे। यूँ समझ लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट ये शब्द जब भी सुनाई दे, एक ही शब्द को याद कीजिएगा, वो है कवच। कवच का नाम तो सुना ही होगा। कवच का काम क्या है, प्रोटेक्शन देने का काम होता है ना, शील्ड देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो है हमारे शरीर में शील्ड बनने का काम करती है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट दिया गया है अल्फा लिपोइक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है और इसको लेने का सोर्स जो है वो भी नेचुरल है। ब्रोकली नाम की एक सब्जी आती है, आपने देखा खाया भी होगा, तो ब्रोकली में भारी मात्रा में पाई जाती है। तो सोर्स जो है वो नेचुरल है। अगेन ये भी नेचुरल सोर्स से ही यूज किया गया। अगला है हमारे पास स्पिनच यानी कि पालक के पत्ते, हम वैसे भी खाते हैं। पालक के पत्तों में क्रोमियम पिकोलेट नाम की एक चीज होती है। क्रोमियम का काम क्या है, आपके पैनक्रियास में जितने भी इंसुलिन बन रहे हैं उनकी क्वालिटीज को अच्छा रखने का काम क्रोमियम का है, इसीलिए यूज किया गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चाबियों का गुच्छा मौजूद है, लेकिन उन पूरे गुच्छे में अगर जंग लग जाएगी तो वो चाबियां आपके किसी काम की नहीं है। तो कई बार ये इंसुलिन के साथ होता है। एक टर्म बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट पे, सुना ही होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ है। बॉडी इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो ये वन ऑफ द रीज़न वही है कि इंसुलिन की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीज़न है। तो इंसुलिन की क्वालिटी बहुत अप टू डेट रखने के लिए ही यहाँ पे क्रोमियम पिकोलेट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है गुड़माड़। गुड़माड़ एक जड़ी बूटी है, नाम से ही इसका काम है। गुड़ यानी कि मीठा, मार यानी कि मारना। तो ये आपके मीठे को नेचुरल तरीके से किल करने का काम करेगी। इसके पत्ते के निचोड़ को यूज किया गया है। अगला हमारे पास है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, सभी को पता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, नेचर ने जितने भी स्वाद हमें दिए हैं उन सारे स्वाद का हमारे शरीर में कुछ ना कुछ काम होता है, चाहे कड़वा हो, मीठा हो, खट्टा हो, जो भी स्वाद हो। अब कड़वा जो सोर्स होता है उसका मेन काम क्या है, नेचुरली आपके शरीर में शुगर को बैलेंस करना। लेकिन कड़वा सोर्स हमारे खाने में सबसे कम होता है। अगर आप खाते भी हैं तो हम क्या करते हैं, कड़वेपन को निकाल के खाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है नीम के पत्तों में नेचुरल बिटर टॉनिक बोला गया है इसको, तो नेचुरली आपके शुगर को बैलेंस करने में मदद करेगी। अगला हमारे पास है एरेका नट यानी कि सुपारी, जो पान में यूज होता है। अब देखिए पान खाना शुरू मत कर दीजिएगा, है ना। कच्चे सुपारी में टैनिन नाम की एक चीज होती है।
टैनिन को निकाल के सिर्फ उसी को यूज़ किया गया। टैनिन का भी क्या काम है, हमने जो क्रोमियम का देखा था, जो भी इंसुलिन आपके शरीर में बनेगा उसको एक्टिव रखने का काम जो है वो उसमें टैनिन मदद करेगी। इसलिए आपने इस एक सर्वे में भी देखा गया था कि ये जो कच्चा सुपारी है इसको खाने के रीजन में, जितने की प्रांतों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खान पान में, उसमें शुगर के पेशेंट कम पाए गए थे। उसमें से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सबसे ज़्यादा है जिसमें ये कच्चे सुपारी का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली यूज़ होता है, तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट है हमारे पास सभी का फेवरेट, करेले का निचोड़। फेवरेट है, कितनों के फेवरेट है, हाथ उठाइएगा। अब देखिए जिन्होंने हाथ उठाया ना उन्हीं से बात करो। अब एकदम सच्ची मुच्ची बोलिए, करेला हमें कैसे पसंद होता है? हाँ, फ्राई करके कोई बोलता है, बिल्कुल। अब करेला बनाने का प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है इंडियन किचन में कैसा होता है, कुछ स्टेप को फॉलो करके हम बनाते हैं हमेशा। पहला स्टेप जो है ना वो आप देखिएगा बहुत फनी सा है। करेले में ना छिलका नहीं होता, फिर भी हम छिलने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, तो ये जो ऊपर खाबर ऊपर जो स्पाइक्स बने होते हैं ना, आप जिसको छिलते हैं, मेन गुण जो है करेला का उसी में होता है। मतलब मेन चीज़ को आप छील के निकाल के खाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम नमक के पानी में उसको पटक के धोते हैं, मजा लेगी कुछ अच्छा देते हैं ना। हाँ, कड़वापन निकालने के लिए करते हैं, और रही सही कसर जो है तेल और मसाले ने पूरा कर दिया। जब तक आप करेले को चाव से खाते हैं ना, उस बेचारे के पास कुछ नहीं बचता आपको देने को। मतलब सारे गुण को निचोड़ के निकाल के फिर हम खाते हैं, ऐसे पसंद होता है हमें करेला। तो करेले का निचोड़ जो है ये भी कड़वा है, तो एक नेचुरल बिटर टॉनिक में ये भी आता है, जिसका नेचुरली काम है आपके शुगर को बैलेंस करना, तो इसीलिए यूज़ किया गया। सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने जानकारी ली। अब एक दो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, किसे किसे दे और किस तरह से दे, तो वही सीखते हैं। सबसे पहला टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट को दे सकते हैं, जो आप अब तक देते आ रहे थे। वेलनेस कैटेगरी में सीखना ज़रूरी है। वेलनेस कैटेगरी में पहला, प्री डायबिटिक वाले, डायबिटीज़ हुआ तो नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए हैं, तुरंत लेना शुरू करें, बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। और पूरी तरीके से वेलनेस कैटेगरी में यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा मैं आसान करूँगी, क्योंकि कई बार होता है, मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि डायबा लाइफ नाम पे डायबा है, जिसको डायबिटीज़ है ही नहीं उनको जाके समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान कर देती हूँ कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे। टारगेट कस्टमर में वेलनेस कैटेगरी में 2 कैटेगरी सबसे पहले टारगेट में आने चाहिए। पहला, जिनका खान पान का रूटीन सही नहीं है, सुबह नाश्ता करते हैं, लंच का कोई अता पता नहीं होता, टाइमिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, या फिर लंच के नाम पे बाहर का खान पान ही होता है। तो ये जो रूटीन है, ये अगर लगातार आप रेगुलर बेसिस में इस रूटीन में है, तो एक एज के बाद आपको डायबिटीज़ होने की संभावना जो है, चांसेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो इसीलिए ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है ट्रैवलिंग जॉब वाले, हम जैसे लोग, महीने में अगर 15 से 20 दिन अगर आप ट्रैवल ही कर रहे, घर से बाहर है, तो ना चाहते हुए भी आपको जगह जगह का खान पान खाना ही पड़ेगा। तो ये वाले रूटीन जो है ये भी चांसेस को बढ़ा देती है शुगर होने के, तो यहाँ भी ये टारगेट में आने चाहिए। तो वेलनेस कैटेगरी के ये दोनों टारगेट बोले जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ दोनों कैटेगरी आपके काम को आसान करने के लिए बोला जा रहा है, बाकी ये प्रोडक्ट जो है सभी के लिए है। इस कैटेगरी में कोई नहीं भी आ रहा है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। शुरुआती एज जो है इसका 7 साल और उसके ऊपर का है। 7 साल के नीचे किसी भी बच्चे को यूज़ ना करवाएं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है ना, एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, ये कृपया करके ना करें, क्योंकि आपको क्या लगता है ना, कोई केस आ गया तो हमें केस नहीं छोड़ना। मैम ने 1 कैप्सूल बोला था, अभी 5 साल का केस आया तो आधा करके दे देते। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो बहुत चलता है, काइंडली इस तरह के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। गाइडलाइंस अगर बनाया गया है कंपनी की तरफ से, सोच समझ कर ही बनाया गया है आपके बिजनेस को हैसल फ्री रखने के लिए, ताकि आप किसी प्रॉब्लम पे मार्केट में ना फंसे, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका पालन करें। डोसेज क्या रहेगा, डायबा लाइफ के एक कैप्सूल में 36 लहसुन के कलियों का निचोड़ है, तो एक ही कैप्सूल काफ़ी है। लोग बोलते हैं ना हम लहसुन खा लेंगे, 36 कलियाँ आप डेली खा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए एक डायबा लाइफ के कैप्सूल में इतनी ताकत है तो एक ही काफ़ी है, इसको बढ़ा के लेने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ 2 ऐसे केसेस हैं जहां आपको दिन में एक की जगह 2 कैप्सूल देना है डेली। वो दोनों केसेस क्या है, किसी का अगर शुगर लेवल 300 पहुंच गया है और नीचे नहीं आ रहा है तब आप 2 कैप्सूल दीजिए, 250-300 पहुंच गया है। देन किसी का HbA1c लेवल अगर 12 या उसके ऊपर चला गया है तब आपको 2 कैप्सूल देना है। इन दोनों केसेस के अलावा किसी भी केस में भी आपको एक ही कैप्सूल देना है। जल्दी ठीक होने के चक्कर में डोसेज को बढ़ा के कतई ना लें। डायबा लाइफ के बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट के कारण इसको बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऑलरेडी प्राप्त है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस वाला प्रोडक्ट है ये। अब देखिए कुछ गाइडलाइन, सबसे ज़रूरी पोर्शन यही है, देते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जब भी आप देंगे, शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो आपको एक सवाल ज़रूर करेंगे कि मेडिसिन लेना हम बंद कर सकते हैं क्या। एक चीज़ का ध्यान रखें, मेडिसिन जो है वो इलनेस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसमें हम कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकते, तो मेडिसिन बंद करने का काम हमारा नहीं है। जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनको डायबा लाइफ दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनको भी आप दीजिए, बस दोनों को इकट्ठे नहीं लेना है, अलग अलग टाइम पे लें, या फिर गैप से अगर लेना है तो 1 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अलग टाइम पे ही हमेशा देती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब 1 घंटे का गैप आप बोलते हो, 1 घंटे बाद प्रोडक्ट को लेना था। अब देखिए जो कोई मेडिसिन ले रहा है तो शुगर के मेडिसिन जो है वो खाने से पहले लेने की सलाह देते हैं, तो क्रम इसका क्या होगा? डायबा लाइफ को आपको खाने के बाद ही लेना है, वेलनेस प्रोडक्ट है। मेडिसिन लिया, खाना खाया, उसके बाद आपको 1 घंटा मेंटेन करके डायबा लाइफ लेना है। इस क्रम में कई बार क्या होता है, लोग कई बार भूल जाते हैं। अब स्किप करके अगर किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उसका फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका ही मार्केट में पब्लिसिटी जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि प्रोडक्ट काम नहीं करता। कई बार हैबिट की गलती होती है, तो इसीलिए पर्सनली मैं बोलूँगी कि अलग अलग टाइम पे लेने की सलाह दें। दूसरी बात ये है कि डायबा लाइफ देने के बाद टेस्ट करके देखना जो है वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ लोग क्या करते हैं, 1-1.5 महीने में टेस्ट करके हमारे पास आते हैं कि मैम लेवल में तो गिरावट नहीं आई, पता नहीं प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए टेस्ट कब हो रहा है, ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग और पीपी का अगर टेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद 3 महीने में होना है, उससे पहले नहीं। और HbA1c का अगर टेस्ट हो रहा है 3 से 4 महीने में होना है, उससे पहले नहीं। लॉजिक या कारण जो है सिंपल सा एक ही है, हमारे जितनी भी खून की कोशिकाएं होती है उसको पूरा रिन्यू होने में, नया बनने में टोटल 120 दिन का टाइम चाहिए, नेचुरल है वो, तो वो टाइम उसको देना पड़ेगा। कई बार 1-1.5 महीने में, 2 महीने में अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं, लेवल में गिरावट कई बार नहीं दिखती है क्योंकि पुरानी कोशिकाएं मौजूद होती है। तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे ज़रूरी बात, डायबा लाइफ को इतना प्रमोट कर देते हैं हम, इतनी अच्छाइयाँ बोल देते हैं, इसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप अगर डायबा लाइफ ले रहे हैं, साथ में आपको खान पान का रूटीन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी है। कुछ भी खाएंगे तो प्रोडक्ट अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। अब देखिए जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, इस जगह को अगर मुझे साफ करना है, मैं तो यहाँ से सफाई कर रही हूँ, लेकिन वहाँ से अगर कोई कचरा डाले जा रहा है तो ये सफाई का काम ज़िंदगी में बुरा नहीं होगा। तो वही बात है, जब आप जंक फूड या ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो अगर आप डाले जा रहे हैं, प्रोडक्ट तो थक जाएगा, वो कितना काम करेगा, है ना। तो फुल बेनिफिट आपको कभी नहीं देखेगा। तो खान पान में डिसिप्लिन या रिस्ट्रिक्शन का होना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनका एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेथर्जिक लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, शुगर का लेवल नीचे नहीं जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट देते वक्त थोड़ा सा मेंशन करके दीजिएगा, खान पान का रूटीन अच्छा हो और एक्टिविटी पर्याप्त मात्रा में करें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं सिर्फ बोलूँगी, कुछ लोग टहलने जाते हैं खाना खाने के बाद, वॉकिंग पे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। अब ये टहलना जो है एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं होती है, मैं आपको बताऊँ। कुछ लोग पार्क में एक्सरसाइज के नाम पे वॉक पे गए हैं, लेकिन क्या है, आराम से बातचीत करके टहल रहे होते हैं। वो टहलना होता है, वो एक्सरसाइज नहीं होती है। वॉकिंग एक्सरसाइज तभी काउंट होगा जब आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, सिंपल सी बात है। अगर नहीं निकल रहा है तो वो एक्सरसाइज में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये सारे गाइडलाइन मैंने बोल दिए, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखिए और डायबा लाइफ को खूब अच्छे से मार्केटिंग कीजिए। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का डायबा लाइफ। कोई भी सवाल है, दोबारा बोल रही हूँ, आप डायरी